सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला आखिरकार तय पाने जा रहा है। हुकूमत कानून साजी के लिए कल बरोज़ जुमा कौमी असम्बली में बिल पेश करने जा रही है और इस पर एक मुस्बत खबर कह लें। मुस्बत खबर ये कि जी नून लीग ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए हिमायत कर दी है और बज़ाहिर ये हिमायत गैर मशरूत तौर पर ही की गई है और इसमें नून लीग की क़यादत की रजामंदी भी शामिल है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए अब तक पीपल्स पार्टी का इस पर कोई भी वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया, यानी उनकी हिमायत या मुखालिफत का फ़ैसला अब मेरे ख्याल से कल पार्लियामेंट में ही मालूम होगा। पीपल्स पार्टी के अलबत्ता हुकूमत से जो आजकल के ताल्लुकात हैं, आप तमाम लोग बाखबर ही हैं कि ताल्लुकात अगर मैं कहूँ बेहद ख़राब है, सिर्फ ख़राब नहीं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बिलावल जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी रहनुमा MKM को वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ने पर बाकायदा कन्विंस कर रहे हैं, मादा करने की कोशिशें कर रहे हैं, लगे हुए हैं जिस काम के पीछे। अब देखना क्या, अब देखना है कि इस हसास मामले में मुल्की मुफाद को सामने रखकर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देती है या फिर अपने सियासी गेम को जारी रखते हुए मुखालफत करेगी। मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ आज प्रोग्राम में कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं। नून लीग से निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। चीमा साहब वार्म वेलकम। तहरीक इंसाफ से रमेश कुमार साहब आपको भी वार्मली वेलकम। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफेंस एनालिस्ट। ब्रिगेडियर साहब आपको भी वार्म वेलकम। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी ब्रिगेडियर साहब आपसे। इस वक्त मुल्क जिस हम कह दें कि हसास दौर से गुजर रहा है, ये जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर हम देखते हैं जी इंडिया में अब आप देखें कि किसको फॉलो किया इंडिया ने, कि वो जो बिपिन रावत है उनकी भी जो मुद्दत है मुलाजमत की उसको भी तोसी दे दी गई, बढ़ा दिया गया। तो इसका मतलब है कि बहुत अहमियत की हामिल एक्सटेंशन। आप किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मामला सिर्फ अहमियत का ही नहीं बल्कि बड़ा नाजुक और बड़ा हसास मामला है, क्योंकि ये एक इस हाल जिन हालात में इस वक्त हम खड़े हैं उस वक्त उस अदारे से ताल्लुक़ रखता है जिसके इस वक्त जवान अफसर और अफसरों की तमाम रैंक्स और जवानों के तमाम जितने भी ऊपर से लेकर नीचे लोग हैं वो सरहदों पे एक्टिव खड़े हुए हैं। यानी अगर आप वेस्टर्न बॉर्डर पे ले तो वहाँ पे आपको पता है रोज़ाना फायरिंग के इंसिडेंट, अभी आज भी तत्तापानी और मैंडर और सेक्टर में बड़ी हैवी बम्बार्डमेंट हुई है, बड़ी हैवी ट्रांसफर फायर जो है वो होता नज़र आया है। इसी तरह जब आप जाते हैं वेस्टर्न बॉर्डर पे तो आपको पता है वहाँ तार भी लग रही है, कुछ काम हो रहे हैं, उसके साथ IEDs वगैरह का ब्लास्ट जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान के ख़ास तौर पे, क्योंकि उस ज़माने वहाँ पे भी फेंसिंग नहीं हुई है तो वहाँ पे वो चीज़ें भी चल रही हैं। मौसम भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है जिससे उनको क्रॉस ओवर करने में भी, हाइडआउट्स में भी जो है वो कुछ आसानी हो जाती है, लोकल्स भी मिल जाते हैं। अब इस मौके के ऊपर इस पहली बात तो ये मैं आपको एक कैटेगोरिकली कहूँगा कि इसको इस लेवल तक आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर जिस नहज पे ये पहुँचा है इसको पहुँचना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो अपॉइंटमेंट भी होती रही, तोसी भी होती रही। पीपल्स पार्टी के ज़माने में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की तोसी हुई, उसको वक्त भी किसी शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस कर दिया। आज आपने देखा कि नैब का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है उसके ख़िलाफ़ कोई 2-3 दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गई। एक जो दरख्वास्त थी आज कोई फ़ारूक शाह कोई उनके नाम की थी, तो उसको रजिस्ट्रार ने ये कह के वापस कर दिया कि आप मुतलका अदारे से रजू करें जाके पहले, उसके बाद फिर आप हमारे पास आएँ, यानी मुतलका लोगों से। तो ये जिस नहज पे मामला आया इसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज क्योंकि अब ये आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट अंदर जो इसकी काफ़ी ले दे हुई, काफ़ी इसको उछाला गया चीज़ों को, और एक ऐसे शख्स की तरफ से दरख्वास्त थी जो आधी दरख्वास्त देने वाला आधी दरख्वास्त गुजार है, उसको पनिशमेंट भी इस सिलसिले में हो चुकी है। तो ऐसा आदमी जिसका करैक्टर ही ठीक ना हो, जिसकी बैकग्राउंड ठीक ना हो, उसकी दरख्वास्त को तो वैसे एंटरटेन करना मेरी नज़र में बहुत ज़्यादती थी। बहरहाल वो तो अब माजी हो गया। आज जो तरमीमी ऑर्डिनेंस पास हुआ है, जिस तरह होने जा रहा है,
जो उसमें चीज़ें ऐड की गई हैं, जो तीनों सर्विसेज चीफ से ताल्लुक़ रखती है। और उसके अंदर जो मैं उसके मंदरजात पढ़ रहा था, उसमें अपॉइंटमेंट से लेके एक्सटेंशन, रीअपॉइंटमेंट और जो ओहदे की डेफिनेशन है और जो रैंक की डेफिनेशन है और जो उससे रिलेटेड वो तमाम की तमाम उसमें शामिल की गई हैं। और उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा वाज़ेह बयान जो है वो सामने आ गया है। और वो बड़ा एक तरह से एहसन बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर कोई ले दे नहीं होगी या इसके ऊपर कोई और फैसला नहीं होगा, हम इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। और मेरा ख्याल अगर ये जितना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, उस मैं सिर्फ इसकी एम्फेसिस जो देना चाहता हूँ वो आजकल के हालात की वजह से इसके ऊपर देना चाहता हूँ। अगर नॉर्मल हालात, मुल्क में पीस होता, बॉर्डर्स पे पीस होता, रेगुलर नॉर्मल तरीके से सिलसिला कार चल रहा होता तो कोई बात नहीं थी। अगर ये लेकिन जो हालात इस वक्त है और जिस तरह इंडिया में आज नया चीफ आया है, उसको एक दिन नहीं हुआ, आप देखिए उसको एक दिन नहीं हुआ कमांड टेक ओवर किए हुए, और उसने बयान दे दिया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का। हालांकि और रवायत के तौर पे उसको कम से कम अपने ओहदे का हल पे आने के बाद उसको कम से कम अपने सीजीएस से जो चेयरमैन जॉइंट सीजीएस जो होता है किसी भी ऑपरेशन, उनसे या आर्मी कमांड जो उनकी 5 कमांड्स हैं उनसे ब्रीफिंग लेने के बाद अगर वो इस किस्म का बयान देता तो चलो हम मान लेते। लेकिन चूंकि सीडीएस जो उनका लगा है, और अब आज आप हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट उठा के देख लें या बाकी, उन्होंने कहा जी ये जो अपॉइंटमेंट है जिससे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, इसको सिर्फ सियासी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए शख्स को, बहरहाल वो उनके अपने अंदर का मामला है, वो उसको जो कुछ मर्जी बनाए, अमेरिका का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दे तो हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन इन हालात में, जिस हालात में नए चीफ ने जो बयान दिया है जिसके ऊपर एज ए कर्नल एक बहुत सीरियस ऑफेंस है जिस प्रमोट किया, वो मैं बाद में मेंशन करूँगा, तो उस हालात में इसका फैसला जितनी जल्दी हो जाए, वो सिर्फ इदारे के लिए नहीं बल्कि रियासत के लिए, हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ कि वो रियासत के लिए, और रियासत में बुनियादी जो इकाई है, बुनियादी जो क्यूमुलेटिव है वो है अवाम, उनके लिए वो बहुत फायदेमंद है। पहले कुमार साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ चीमा साहब। रामेश कुमार साहब, ये जो हिमायत का ऐलान किया गया है, तो ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि क्या ये गैर मशरूत है या इसके पीछे किसी किस्म के कुछ मामला तो नहीं तय किए गए। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के सामने बिल्कुल इस तरह होते हैं जिस तरह कोई दुश्मन होते हैं कि ये चीज़ है तो इसके लिए ये डिमांड है, वो चीज़ है तो वो डिमांड है, इसलिए तमाम जहनों में सवाल गर्दिश कर रहे हैं। ज़रा आप क्लियर कर दीजिएगा। मैं समझता हूँ माजी में इन 1.5 महीनों के अंदर जो चीज़ें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, अच्छी चीज़ें नहीं थी, मगर कम से कम आज जिस जगह पे आज जो चीज़ें हो रही है वो बेहतर हो रही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज सियासी समझ रखती हैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसको देखते हुए एक ऐसा इदारा जो हमेशा पाकिस्तान के अभी भी पता नहीं -13 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हमारे मुआफ़िज़ जो है जिस तरीके से खड़े हैं, और उस हवाले से जो आज पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस इदारे की जो सेवेट थी उसको देखते हुए एक बात की कि हम इसको बिल्कुल यूनानी मसली सपोर्ट करेंगे, और हुकूमत भी आगे बढ़ी और आज 33 रुकनी कमेटी की सदारत जो परवेज़ खटक ने की, और वहाँ पे ये यूनानी मसली डिसीशन हुआ कि अब जो है ये बिल कल नेशनल असम्बली और सेनेट से पास होगा, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। और अगर इसी बिल के आगे जो भी पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, अगर इसी कमेटी या इसी तरीके से अगर मिल के अगर यूनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। और इस वक्त इस चीज़ों की ज़रूरत है, जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं, इस हवाले से हमें यूनिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर हम एक दूसरे की टांगें खींचेंगे तो मैं समझता हूँ कि नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होगा, और फिर हमें हमारे ऊपर जो है वो और जो हम हमेशा डिक्टेटरशिप जो है ये कहते हैं हमारी अपना इस्टेब्लिशमेंट को, मगर इस्टेब्लिशमेंट डिक्टेटरशिप नहीं है। डिक्टेटरशिप हमेशा हमारे पास एक्सटर्नल जो है ना वो सुपर पावर होते हैं जो हमारे इंटरनल डिफरेंसेस को देखते हुए हमें तोल के जो है वो आगे अपनी फरमाइशें डालते हैं कि ये आप इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, मगर अगर अंदर से हम यूनिटी के साथ आगे बढ़ते तो फिर ये चीज़ें जो है वो नहीं होंगी। तो जो हुआ
माजी में वो अच्छा नहीं हुआ, मगर जो अभी हुआ वो कम से कम अच्छा हुआ है कि यूनिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं और जो तीसरे मेहमान हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं जी। निसार चीमा साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद है। चीमा साहब, अब ये जी बहुत एक बड़ा मामला और कानून साजी करने जा रही है हुकूमत, और यही खबर कि जी नून लीग जो है वो हिमायत का ऐलान करती है। अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म से अब आप भी इस मौक़िफ़ से तमाम नाज़रीन को खुलकर आगाह कीजिए। देखिए डॉक्टर फिज़ा, बात यह है कि ये हम पूरी कौम जो है मुख्तलिफ इदारे एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कई मुल्कों ने, कई माशरों ने सदियां लगाई हैं एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की मैच्योरिटी उनको इस्टेब्लिश करने में मुद्दें लग जाती हैं। कई माशरों ने, कौमों ने दहाइयाँ लगाई हैं और कई कौमों में सदियां लगी हैं ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी आने में और इदारों का इस्तेकाम जो करने में। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह हम भी उस मंजिल पे पहुँचेंगे जहाँ सारे जो तमाम लोग जो हैं वो इदारों के इस्तेकाम के लिए अब कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो भी जो कानून साजियाँ होंगी इंशाअल्लाह तो वो भी अफराद के लिए नहीं, इदारों के लिए होंगी। देखें, बात यह है कि इस वक्त ये तमाम पार्टीज़ ने, जिस तरह आपको पता है, आपके इल्म में है कि सब पार्टीज़ ने कहा कि हम ये इदारा चूँकि सबका मुश्तरका इदारा है, बड़ा मोहतरम और मुक़द्दस इदारा है, हम ये है कि इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनने देंगे, और ये है कि इसके लिए, इसके इस्तेकाम के लिए सारे इकट्ठे हैं। इसी तरह ये है कि जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं एक कौमी इदारा समझ के, इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये देखें, मैं कई बार गुजारिश करता हूँ कि हमारे यहाँ दो इदारे हैं जो बड़े मुक़द्दस और मोहतरम हैं, अदलिया और पाकिस्तानी फ़ौज। लेकिन फ़र्क ये है कि अदलिया मोहतरम और मुक़द्दस इदारा है, लेकिन पाक फ़ौज जो है वो मुक़द्दस और मोहतरम होने के साथ साथ महबूब इदारा भी है कौम का। कौम इससे मोहब्बत करती है। इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि इस इदारे की गैर जानबदारी जो है हर कीमत पे बरकरार रखी जाए। कभी ये है कि ये तासुर ना जाए कि ये इदारा जो है किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के साथ ब्रैकेट हो रहा है। कभी ये है कि तासुर ना जाए कि ये कोई कंट्रोवर्शियल हो रहा है। इसको कंट्रोवर्शियल बनाना जो है इस इदारे के साथ ये ज़्यादती है, और ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब ये PMLN का मौक़िफ़ जो निसार चीमा साहब PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने तमाम चीज़ें खोल के रख दी। जी प्लीज़ जी रमेश साहब। फिजा, मैं जो एक बात की जा रही है बार बार कि कोई ऐसी कोई पसमंदा कोई चीज़ तो नहीं है। मैं आपको बताऊं, नहीं कोई डील है, नहीं कोई ढील है, नहीं कोई लेने वाला है, नहीं कोई देने वाला है। और चीमा साहब ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि ये एक सेंसिटिविटी को देखते हुए, इदारे के एहतराम को देखते हुए, उसे चलिए सेंसिटिविटी को देखते हुए अगर ये फैसला है तो बड़ा, मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल एक दिन में हम करना चाह रहे हैं और वो हो जाएगा। मैं अक्सर कहती हूँ, बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले आपके सामने आपका मुल्क होना चाहिए कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। और जो इशू इतना एक इंपॉर्टेंट इशू, मैं क्या इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करूँ, जितने अल्फाज होंगे उतने कम होंगे। चले, अगर एहसास है बहुत अच्छी बात है। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी के बारे में बताइएगा। अब एक सस्पेंस सा क्रिएट हुआ, पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी, मुखालफत करेगी, पार्लियामेंट में पता चलेगा। इस सस्पेंस की वजह आपको क्या समझ आती है ब्रिगेडियर साहब? साथ ही मैं जानना चाहूँगी, अब ये जो बिलावल साहब हैं, जिस तरह उन्होंने ऑफर की MQM को कि जी इधर आ जाएं आप, मुझे बताएं कि विफाक से आप सूबे की तरफ लाना चाह रहे हैं किसी को, यानी विफाक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे पाकिस्तान को। यानी आप अपने सूबे की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान आपकी तरजीहात में नहीं है। मैं अक्सर ये कहती हूँ, क्या पंजाब, क्या सिंध, क्या कोई और सूबा, पाकिस्तान की बात करें ना। उस बात से तासुर क्या गया? देखिए, बात यह है कि जैसे पहले मेंशन हुआ और ये रियलाइजेशन है, जैसे चीमा साहब ने कहा कि ये किसी एक और दुनिया पाकिस्तान पूरे में लोग ये कह रहे हैं। आज आप अगर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा के देखें, ये फ़ौज जो है वो किसी एक पार्टी से रिलेट होती नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इंडिया में फ़ौज एक पार्टी से रिलेट हो गई है, वो है BJP। इसलिए आज वहाँ पे BJP और जो आर्मी का नेक्सस है और जो उनके बिपिन रावत के बारे में बात की जा रही है, वो इसीलिए की जा रही है कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडे को, पर्टिकुलर पॉलिटिकल एजेंडे को, एक ख़ास पॉलिटिकल एजेंडे को, जिसमें मैसेकर शामिल है, एक माइनॉरिटी, एक रिलीजियस मजहबी बुनियादों पे एक सेक्ट, जिसमें आप कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ। तो इसलिए वहाँ ये कह रहे हैं कि वहाँ पे वो एक पॉलिटिकल टूल बन गया है अपनी हुकूमत का, इसलिए उसको उन्होंने
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया। पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं है कि जी ये एक कंबाइंड एक मेरा कोई अगर भाई फौज में है तो रमेश कुमार साहब का भी कोई जानने वाला होगा और निसार चीमा साहब के भी फैमिली से बहुत सारे लोग होंगे और इंटरेक्शन उस तरह जारी रहता है। तो मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो अपना इजहार जो है वो पॉजिटिव में ही करेगी, क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है वो एक तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कल पीपल्स पार्टी की हो सकती है, परसों PMLN की हो सकती है, ये चेंज होता रहेगा। तो ये अदारा सबके लिए या ये स्टेबिलिटी जो है, ये टेन्योर की जो डेफिनेशन है या कल को जो इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो किसी भी पार्टी को पड़ सकती है। तो ये सबके लिए बराबर है। एक कॉमन ग्राउंड जो है आप कह दें कि सेट हो जाएगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जिस पे आने वाली हुकूमतें जो है वो चल सकती है। अव्वल तो मैं तो ये दुआ करता हूँ कि जो चीज़ हो, जिसका जो टेन्योर है वो अपना टेन्योर पूरा करे और उसके बाद नया शख्स आके उसकी जगह ले और हालात नॉर्मल रहें ताकि आपको एक्सटेंशन या इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एक कंटिन्यूटी से एक सिस्टम चलता रहे। अब दूसरा जो आपने जहाँ तक बात किया बिलावल साहब की और MQM की, तो MQM जो PTI के साथ शामिल है वो शामिल है फेडरल गवर्नमेंट में, और जहाँ पे वो सूबे में वो अपोजिशन में, तो ये तो एक सियासी मूव्स हैं। मेरा ख्याल ऑफ़र आती रहती है, इन्विटेशंस आते रहते हैं, लेकिन जहाँ पे पीपल्स पार्टी अगर एक पार्टी है तो MQM भी एक पॉलिटिकल पार्टी, और MQM भी बड़े अरसे तक अपना पावर में वो अब अपने सूबे में भी रही है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, एक सवाल जहन में आता है, कोई मंशूर है, वो उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। और मेरा ख्याल है कि वो बिलावल की सॉफ्टवेयर से ये बात भी तो समझ आती है हुकूमत के साथ जो है वो खत्म कर। ठीक है रमेश कुमार साहब, बिलावल की सॉफ्टवेयर से ये बात भी तो समझ आती है ना कि वो शायद ये समझ रहे हैं कि MQM वाले जो हैं क्या वो विफाक में मक्खियां मच्छर मार रहे हैं, यानी वो कोई काम नहीं कर रहे कि सूबे में वजारतें ले लें। फिजा, मैं समझता हूं कि बिलावल ने एक तीर से दो शिकार किए हैं, और एक तो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हमारी सिंध हुकूमत को अगर आपने इस तरीके से तोड़ने की कोशिश की तो MQM को हम मिला सकते हैं मगर अपनी हुकूमत बचा सकते हैं। एक तो उन्होंने ये मैसेज दिया, और दूसरा ये मैसेज दिया कि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी MQM को मिला सकते हैं। तो MQM का एक वज़न बढ़ाया है। मैं नहीं समझता हूँ कि MQM 3 मरतबा आजमाए हुए इत्तेहादियों के साथ इतनी सारी नेगलिजेंसी के बाद फिर भी जो है MQM हमसे भी खुश नहीं है। उसके इश्यूज़ बहुत हैं, मगर मेन इशू ये है कि हमें तो अभी 1.5 साल हुए हैं PTI की गवर्नमेंट को। उसके पहले वो नून लीग के साथ भी थी, पीपल्स पार्टी के साथ भी थी। तो इस वजह से उसको आजमाए हुए को दोबारा उनको भी आजमाना नहीं चाहिए। वेट एंड सी की पॉलिसी देखनी चाहिए। और इस वक्त मुल्क के अंदर जो क्राइसिस हैं, 1.5 साल प्राइम मिनिस्टर का उस तरफ तवज्जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक्सटर्नल और इशूज़ के ऊपर। तो मिसाल रमेश कुमार साहब कोई जिस तरह पाकिस्तानी बेगमात होती है ना कि हस्बैंड बेचारा कुछ भी कर ले, शौहर कुछ भी करे, कितने भी नखर उठाए, वो बेचारी वो नाराज ही रहती है, उनके गिले ही नहीं खत्म होते। ऐसे हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के गिले शिकवे भी होते हैं, मगर कुछ चीज़ें रियलिस्टिक भी होती हैं। ऐसे हम किसी की शिकायत को, किसी की बात को यकतरफा हम मुस्तरद नहीं करते। जैसे आज मेरा एक कॉलम भी आया रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, आप कहते हैं कि उनको जो गिले शिकवे आपकी जमात से हुकूमत थी, जमात से तो हुकूमत वहाँ पे गलत है, उनके गिले शिकवे बजा हैं। नहीं, बात पता है क्या, रियलिस्टिक चीज़ें आदमी को माननी चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है। 100% MQM भी सही नहीं होगी, 100% PTI भी सही नहीं होगी, 100% हर जगह पे प्लस माइनस चीज़ें होती हैं। तो ये थ्रू डिस्कशन इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आए हम बोलें कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसे वो डिस्कशन ही तो मिसिंग है हमारी सियासत में। सॉरी टू से चीमा साहब, अच्छा बताइए, MQM जो है ये सबके साथ ही चलती रही, तमाम जमातों के साथ चलती रही, MQM क्यों इतनी नाराज हो जाती है? और दूसरी बात, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की रमेश कुमार साहब ने, चीमा साहब, इन्होंने कहा कि बिलावल ने MQM को वजन दिया ऐसी ऑफर करके। लेकिन मैं साथ ही कहना चाहूंगी कि MQM ने अपना वजन गिराया किस तरह कि उनका माजी इस तरह का कि उन्होंने ऑफर दी कि ये आ जाएंगे, अभी इनको करें ऑफर, ये तो आ ही जाते हैं साथ। क्या कहते हैं?
देखें, बात यह है कि MQM बड़े असूली मौक़िफ़ पे कायम है, और असूली मौक़िफ़ ये है कि वो हुकूमत वक्त के साथ खड़ी है। और MQM जब से मार्ज़ वजूद में आई है, इस असूली मौक़िफ़ पे बहुत मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़ी है, हुकूमत वक्त के साथ खड़ी है। देखें, जब तक PTI की मरकज़ में गवर्नमेंट कायम है, वो शिकायतें भी करेंगे, वो कई शिकवे भी करेंगे, लेकिन और ये है कि मरकज़ी हुकूमत जो है वो उनके नाज रखरे भी उठाएगी, लेकिन यह है कि वो बिल्कुल उनके साथ बिल्कुल रहेंगे जब तक PTI की गवर्नमेंट है। ये उनका ये पिछला रिकॉर्ड है। तो ये एक बड़ा उनका असूली मौक़िफ़ है हुकूमत वक्त के साथ खड़ा होने का। अच्छा, तो ये जो आपने हिमायत का बिलावल फैसला साहब किया, ने- नून लीग ने इस पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक दूसरे के साथ हैं, एक पेज पर हैं, क्योंकि बड़े भाई और छोटे भाई का मिजाज भी नहीं मिलता, तो जो बड़े मियाँ साहब फैसला करते हैं देखें- उसमें छोटे मियाँ साहब को इख्तलाफ होता है एंड वाइस वर्सा। देखें डॉक्टर फिज़ा, बात ये है कि यानी पूरी पार्टी में इख्तलाफ राय भी हो सकता है, कई लोगों को इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन जब फैसला हो जाता है तो सब उस फैसले को के पाबंद होते हैं। ये डिसिप्लिन का तकाजा है, किसी को वो फैसला अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन यह है कि उन दोनों भाइयों में तो कोई इख्तलाफ नहीं है, वो एक ही पेज पे हैं। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जमहूरी रवायात ये हैं, जमहूरी कल्चर हमारा ये है कि मुख्तलिफ पार्टियों चलेंगे में तो breaking difference news है कि opinion दोनों होता भाई है, एक honest पेज पर। difference opinion हमारी पार्लिमानी पार्टी में भी डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन, लेकिन जब फैसला हो जाता है तो पार्टी डिसिप्लिन का तकाजा होता है कि उसकी पाबंदी की जाए। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? आपको लगता है जो मैंने सवाल अभी पूछा चीमा साहब ने, बड़ा गोलमोल जवाब दिया, आपसे अगर ये सवाल पूछूं मैं? नहीं, मैं तो प्रोडक्ट की तरफ देखता हूँ, सोर्सेज की तरफ इस वक्त मैं नहीं देख रहा। मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए, वैल्यूड प्रोडक्ट, और वैल्यूड प्रोडक्ट ये है कि नून लीग ने ये वैसे बहुत जो अच्छी तरमीम बात हो रही की है उसमें आपने। हिमायत का फैसला हाँ, किया। अब वहाँ पे वो एक पेज पे है या नहीं है, हिमायत का फैसला इससे होगा। मेरा कंसर्न नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये इससे कंसर्न तो होगा वो आपका कि इसलिए नवाज है शरीफ कि साहब को वो- जल्द वो वतन वापस जो- आ जाना जो चाहिए? मैं जो हर स्टेटमेंट पाकिस्तानी पढ़ का रहा था, कंसर्न जुड़ा हुआ है, ब्रिगेडियर साहब उस पर क्या कहते हैं जी? लेकिन वो तो अभी जो खबरें जो आ रही हैं उसमें तो प्लेटलेट्स की कमी ऊपर नीचे और कहने के स्टेबल नहीं हो रहे, और प्रॉब्ली ये भी इंडिकेशन दी वो जा तो रही है ब्रिगेडियर साहब कि इतनी वो बीमारियां अमेरिका कि वो तो चले पता नहीं जाएंगे। कितने सालों में तो जब वो खत्म जा होंगी। रहे थे, जब मैंने कहा था कि वो वापस नहीं आएंगे, उसके लिए वो नहीं होगी, वो ही विल नॉट कम बैक। वो मतलब है कोई ना कोई प्रिटेक्स्ट क्रिएट होता रहेगा, चाहे वो मेडिकल के ऊपर हो, प्लेटलेट्स के ऊपर हो, इलाज के ऊपर हो, बट देयर इज़ नो होप। मैं आपको आउटराइटली मतलब है एक चीज़ बता दें कि वो इसलिए नहीं गए कि उन्होंने वापस आना है, वो तबीयत भी उनकी ऊपर नीचे हो रही है, हर उस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जी सच बोली जा रही है। तो अगर वो उन्होंने अमेरिका जाना है तो फिर वो यहाँ किस तरह वापस आएंगे? वो तो इलाज की तरफ तवज्जो देंगे, और वो इलाज बहुत लंबा हो सकता है, जब तक चाहें उनका इलाज लंबा हो सकता है। तो उसमें तो मुझे नहीं आप लगता कह रहे कि वो वापस नहीं आएंगे, वो गए और वापस आने के लिए कि हम ब्रेक पे जाएंगे और इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद जरूर वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मेहमानों का दोबारा तारुफ करवा देती हूं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से निसार चीमा साहब और PTI से रामेश कुमार साहब, और हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। सदीक, आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर तमाम मेहमानों से भी पूछूंगी आपकी खबर के हवाले से। आपके पास बड़ी खबर आज क्या, विफाक और सिंध के हवाले से आप कुछ शेयर करने जा रहे हैं नाजरीन के साथ? सिंध का जो मामला चल रहा है गैस की, जो वहाँ पर लोड शेडिंग और जो बहरान एक है, मसला ये है कि ज़ाहिर है हम बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते हैं, ऐसी चीज़ें जिस पे हम कहते हैं कि फ़लाँ ने ये बयान दे दिया, फ़लाँ ने ये बयान दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे अवामी इश्यूज़ हैं जिनको ज़रूर हमें हाईलाइट करना चाहिए। और ये जो गैस के बहरान का मामला है, जिस पे वफाक और सिंध हमें आमने सामने नज़र आते हैं। मसला ये है कि कसूर वफाक का है या मामला सिंध का है। दोनों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि सफ़र कौन कर रहे हैं, आवाम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे कराची के आवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कराची वो शहर है जो 1.5-2 करोड़ लोगों का शहर, जिस शहर के रेवेन्यू पे कहा जाता है कि पूरा पाकिस्तान चलता है। सिंध का मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो कराची शेयर कर रहा है, लेकिन उस शहर के अंदर देखें, उस शहर के इश्यूज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा सियासत होती है। MQM पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाएगी, पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम MQM को देगी,
सिंध के हवाले से MQM और पीपल्स पार्टी मिलकर कहेंगे वफाक कुछ नहीं कर रहा, वफाक कहता है 18वीं तरमीम के बाद ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत में फिर बात होती है जब मेयर कराची से वो कहते हैं जी बल्दियाती जो निज़ाम है वो उसमें कोई इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है, कुछ भी हो कसूरवार वफाक है, तो जिसका भी मामला है मेयर है जी। लेकिन सफर कौन कर रहे हैं? कराची के रहने वाले, कराची के शहरी। आप देखें कराची में कचरे का मामला हो, वो पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मसला बन जाता है। वहां पे जो आप देखें कितने ज्यादा इश्यूज रहे, जिस तरह वहां पे जब बारिश हुई, बिलावल साहब ने तो आराम से कह दिया कि बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। लेकिन आप ये देखें वहां करंट लगने से, हमने खुद अपने इस प्रोग्राम में स्टोरी की कि वो जो तीन नौजवान जिनको करंट लगा था, जिनकी जानें चली गई थी, आज तक उनके वाले से कुछ नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक को जुर्माना होता है, उसके बाद के इलेक्ट्रिक वैसे ही वहां पे बिजली के रेट बढ़ा देता है ताकि जुर्माने के पैसे वहां से निकल आएंगे। तो ये आखिर किसी को तो सोचना होगा। बात के उस हवाले से भी कुछ नहीं हो सका। उन माँ बाप ने तो इतना बड़ा लॉस बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आइंदा ऐसा कोई वाकया या हादसा पेश ना आए उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखें बात यह है जहां पे अपने मफादात हों वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाती हैं, साथ बात भी कर लेती हैं। अभी आप देखें ये जो तमाम पार्टीज को ये एतराज है कि जिस सदारती आर्डिनेंस क्यों लाए हैं नैब तरमीम के हवाले से, सदारती आर्डिनेंस नहीं लाना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन अवाम के इश्यूज पे तो मिल बैठ कर बात करें। मतलब कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान और इंडिया की अलग अलग हुकूमतें तो नहीं है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंध हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को मिल बैठना चाहिए, इल्जामात की सियासत को खत्म करना चाहिए, उन लोगों का सोचना चाहिए जो सफर कर रहे हैं और जो एक अजियत और कर्ब से गुजर रहे हैं। ठीक है जी। रामेश कुमार साहब, आपने सदीक की पूरी गुफ्तगू सुनी, तो क्या कहते हैं आप, क्या मसला है, फिर क्यों नहीं बैठा जा रहा, गुफ्तगू क्यों नहीं की जा रही? अच्छा, मुझे वैसे सॉरी टू से एक बात पे बड़ा एतराज़ होता है कि जब हुकूमत बार बार ऑपोजिशन को कहे चोर चोर चोर, मैं आपको कहना शुरू कर दूं रमेश कुमार साहब चोर 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 चोर, आपने की भी होगी ना चोरी, आप कहेंगे मैं तुम्हारे साथ टेबल पे बैठ के बात नहीं करूंगा, इंसानी नफ्सियात है। क्या कहते हैं आपकी हुकूमत को भी थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ सब्र, तहमुल और बर्दाश्त ये हर पार्लियामेंटेरियन की पहली खूबी होनी चाहिए। जैसे हम बाहर जाते हैं तो बंदे से पूछा जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है, फिर आगे बहुत प्यारी बात। तो उस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि वो उन चीज़ों की बहुत अशद ज़रूरत है पार्लियामेंटेरियन को, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो अपोजिशन में है। मैं इस वजह से हमेशा बात करता हूँ रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट की। तो जब रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट होगी और आज अगर साथ में सारे बैठे हैं, मैं समझता हूँ वक्त आ गया है और हर बंदे ने थोड़ा बहुत ज़रूर सफ़र किया है। अगर गवर्नमेंट ने हुकूमत के साथ तावन नहीं किया तो उन्होंने भी सफ़र किया, अगर अपोजिशन का जो है वो साथ गवर्नमेंट को नहीं हुआ तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी असर पड़ा है। तो मैं समझता हूँ अब दोनों सब लोगों को इस चीज़ का एहसास है और वक्त और हालात ने सबको इकट्ठा कर दिया है। आप देखेंगे कि जल्दी जो है इस कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, उसके बगैर, यूनिटी के बगैर, इंटरनल डिफरेंसेस को ख़त्म करते हुए, ख़त्म करने के बगैर अगर हम चाहें कि मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर गामजन करें, मैं समझता हूँ नामुमकिन है। क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ हमारी डेमोक्रेसी भी नहीं है कि हम, और इतनी हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर अपोजिशन का जो एक वतीरा हमेशा रहा है इलेक्शन जीतने के बाद दूसरे को कहना कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो जब तक इन चीज़ों का इस्लाह नहीं होगा, जब तक ये वतीरे ख़त्म नहीं होंगे, ये भी गलत, बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी उस किस्म की हमें वैल्यू नहीं देगी। यही वजह है कि कश्मीर का इशू 73 सालों की स्ट्रगल कश्मीरियों की रही है, मगर पाकिस्तान की तरफ से अगर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से केस को अगर प्लीड किया जाता तो आज अगर 1940 से 47 तक 7 सालों में एक इतने बड़े भारत के अंदर कायदे-ए-आज़म इतनी 7 सालों की स्ट्रगल के बाद एक इतना बड़ा मुल्क, अगर बांग्लादेश को आप साथ में मिलाएं तो इतना बड़ा मुल्क आज़ाद कराने में कामयाब हो गया। तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड मैटर, जहाँ पे रेजोल्यूशन हमारे पास थे, मगर हम वहाँ पे कामयाब क्यों नहीं हुए? सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटरनल डिफरेंसेस में। आज ये समझता हूँ कि 2019 के अगर गलतियों को सारे पॉलिटिकल लीडरान, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, पार्लियामेंटेरियन अगर देखें, इदारे देखें कि हमारी क्या गलतियां हैं, उन गलतियों को हम दोबारा नहीं दोहराएं।
तो ठीक है जी। 2020 बहुत ज्यादा तब्दीली लेके आ ठीक सकता है है, क्योंकि स्ट्रेटजिक के हवाले अच्छा जी, से ब्रिगेडियर साहब मैं जो आपकी तरफ भी कैब आती हूँ, के लेकिन बिल पहले के निसार हवाले से चीमा इंडिया साहब का जो एक पॉइंट गलती ले लूँ। करके निसार बैठा चीमा हुआ है, साहब ठीक बहुत है जी, अच्छा रमेश कुमार ग्राउंड है साहब हमें आपका खेलने पॉइंट का। आ गया। निसार चीमा साहब अफगानिस्तान बड़ी से अच्छी बात की अमेरिकन रमेश फौजों का कुमार साहब ने, जो कि हुकूमत को ये सारी रिप्रेजेंट जो कर रहे चीजें हैं। हैं, आप क्या कहते हैं मैं बतौर समझता हूँ ऑपोजिशन अभी के, क्या हमें आप लोगों को एक वाकई अच्छी मुल्क की ट्रेनिंग मुफाद दी के है, लिए अपनी जो जो पर्सनल लड़ाई है, ग्रजेस 2019 के हैं, अंदर उनको हमें पीछे खेलने फेंकना के चाहिए, सिर्फ मुल्क की मैं नहीं मुफाद को समझता देखना हूँ चाहिए। हम अच्छे बिल्कुल तरीके से डॉक्टर खेले फिजा, हैं, और मैं गुजारिश 2020 में करूँ, अगर यूनिटी के साथ हम आगे बढ़े ये रमेश तो हम कुमार बहुत साहब अपनी अच्छे बात तरीके खत्म से कर जो लेना। है वो खेलने में कामयाब हुए तो पाकिस्तान के जो क्राइसिस ठीक है जी, जो रमेश कुमार 72 साहब, सालों में आपका हमने पॉइंट आ जितना गया। पीछे देखा है जी। उसका एक साल के अंदर हम 50% रिवाइव कर सकते हैं। देखें, मगर अगर हमने उन चीजों देखें के डॉक्टर ऊपर फिजा, तवज्जो निसार नहीं दी, चीमा साहब, जी। मैं तो ये हम गुजारिश दोबारा करना उधर ही रह चाहूँगा, मैं ये गुजारिश करना अब चाहूँगा लेकिन हुकूमत ना कि सुनती हमने नहीं है, बारहा ये opposition कहा की, है, ये सबूत है प्रोग्राम। बारहा ये जी। कहा है डॉक्टर फिजा जी जी कि हमें पीटी गवर्नमेंट के जो उनके जवाज़ हुक्मरानी और अंदाज़ हुक्मरानी दोनों से लाख इख्तलाफ मेरे हों, पास आपकी लाख लाइन हमारे लगी हुई नहीं तफाज़ात है। हों, लाख आपका शिकायतें टेलीफोन कॉल हों, भी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ टेलीविजन मुल्क को और देखता कौम हूँ। का जी, जी, मफाद जी, आएगा, मुझे क्या पता आप हम बिल्कुल आगे बढ़कर उनके साथ तावन जी करेंगे। जी जी रमेश कुमार, देखें बात यह है कि हमें ठीक है जी, हमें ठीक है जी। हमें देखें बात यह है कि जिस तरह उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आप दोनों तो बड़ी सियासतदानों में आइडियल बातें कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा तहम्मुल और आइडियल सी बर्दाश्त हमारी होना सियासत इस टाइम पे लग चाहिए। रही है। रमेश कुमार तहम्मुल साहब और और चीमा बर्दाश्त साहब होना आपको देख के चाहिए। कि काश मेरी जो आपकी गुजारिश आला ये क़यादत है वो भी इस चीज को मैं महसूस करे काश के रमेश और बड़ा काश अच्छा के हो डॉक्टर जाए, मैं फिजा, कहती हूँ, रमेश कुमार आइडियल हो साहब, जाए। रमेश कुमार साहब अपनी क़यादत से को भी ये समझाएं कि अपनी रवायती तंग नजरी और ये यही बात मैं इंतकामी कह जो रही हूँ। अच्छा मिजाज जी। है इससे निजात हासिल करें, ठीक, उससे ये वैसे छुटकारा आपको भी हासिल समझाने की करें, जरूरत है, आपके भी कुछ फराखदिली से ऐसे काम हैं लें। नून लीग में। अच्छा जी, ब्रिगेडियर गजनफर हमारे साहब, तो लोग आप होंगे, इस लेकिन टाइम पे वहाँ बिल्कुल तो- न्यूट्रल वहाँ तो हैं, क़यादत as an इस तरह analyst की है, है किसी ना। पार्टी को हमारे रिप्रेजेंट यहाँ नहीं तो करे। लोग होंगे, आप कैसे देखते हैं, बड़ी आइडियल से गुफ्तगू लेकिन वो लग रही है ब्रिगेडियर forefront साहब, पे नहीं रमेश है। कुमार साहब की भी और चीमा साहब की भी, लेकिन जो ऊपर सारे बैठे हुए हैं, नून लीग के भी ऊपर, इनके भी ऊपर, मतलब इनके जो बड़े कायदीन आला क़यादत है, क्या वो भी ये बातें महसूस करते हैं? उनकी भी अकल इस बात को तस्लीम करती कि अब मुल्क की मुफाद हमारे लिए ज़रूरी है, अपनी आपस की छोटी छोटी पर्सनल ग्रजेस नहीं। असल में आप जो बात फिजा जो आप जो इनिशियल जो बात कर रहे थे ना, वो है सिंध के अवाम की महरूमी और मजबूरी और जो उनके ऊपर प्रेशर आया हुआ है, ख़ास तौर पे जो गैस के हिसाब से जो प्रेशर आया हुआ है और जो वहाँ पे मिस गवर्नेंस है। एक तो प्रेशर गैस का तो चले क्योंकि सर्दियों में इस दफ़ा सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और ट्रेडिशनली अगर आप उठा के देखें तो हर सीज़न में ऐसा ही होता रहा है। इस दफ़ा कुछ तो टेम्परेचर नीचे गया है तो ज़्यादा हो गया, और वो जो गैस सप्लाई का जहाँ तक मामला है और गैस की प्रोविज़न का जो मामला है वो 100% फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सुई से लेके बाकी जितने फील्ड्स हैं वो तमाम की तमाम आपका ओगरा अपना जो मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज वो कंट्रोल करती है। तो वो क्यों आया इतनी बुरी तरीके से, क्यों लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं? अब वो जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि तहरीक इंसाफ को ये समझ नहीं आ रही कि वो जो प्रेशर वो जो डेप्रीवेशन है वो उनके वोट बैंक को, उनकी सियासत को इफ़ेक्ट करेगी और उनकी सियासत को इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा पार में है। उनको तो परवाह है नहीं कि जी लोगों को गैस मिलती है नहीं मिलती है, लोग मरते हैं नहीं मरते हैं, पानी ज़्यादा आता है पानी कम आता है, पानी नालों में आता है नालों से घरों में जाता है, घरों में लोगों की बदबू पैदा होती है। 1,86,294 लोग वहाँ पे कुत्तों के काटने से मर गए हैं। कहते हैं कि 1 घंटे में 26 बंदों के कुत्ते काटते हैं। वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जो आपकी महकमा खुराक की जितनी जब गया महकमा ज़राअत और वहाँ पे जितनी गंदम स्टोर की गई थी तो उस गंदम के अंदर से बोरियों के अंदर से मिट्टी मिली है। वो इट डजेंट मैटर फॉर पीपल्स पार्टी, बिकॉज पीपल्स पार्टी का सिंध में वोट लेने का तरीका कार ही डिफरेंट है। काश हमारे अंदर इतनी एजुकेशन आई होती और वो एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हुई होती तालुका लेवल पे और विलेज लेवल पे और
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान, निसार चीमा साहब, रमेश कुमार साहब, ब्रिगेडियर गज़नफ़र और हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। और ये हमारा सेगमेंट 6 से 7 मिनट का होता है, तो तमाम लोगों को मेरे ख्याल से एक एक बात करने का मौका मिलेगा। अच्छा सदीक, मैं आपसे शुरू करूँगी, फिर तमाम मेहमानों को मौका दूँगी। मैं एक कॉलम पढ़ी थी जावेद चौधरी साहब का, उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात का इंकशाफ किया जी। वो कहते हैं जी कि उनकी किसी ब्यूरोक्रेट से मुलाकात हुई और पर्सनल लेवल की मुलाकात थी गालिबन, और वो कहते हैं जी उन्होंने कहा ये BRT पेशावर जो इतने डिले का शिकार क्यों है, क्या वजह क्या है। तो उस ब्यूरोक्रेट का ये कहना था कॉल जावेद चौधरी साहब के कि जी कोई ब्यूरोक्रेट काम करना ही नहीं चाहता जल्दी, क्योंकि जो जल्दी काम करेगा ब्यूरोक्रेट को ये लगेगा, उस अफसर को ये लगेगा कि उसका अंजाम फवाद हसन फवाद वाला होगा या अहद चीमा वाला होगा। यानी तमाम लोगों में खौफ की फजा ने जन्म लिया और वो काम नहीं करना चाहते जल्दी। यानी हीरो बनने के चक्कर में उनको लगता है कि उनका मुकद्दर इन्वेस्टिगेशन ठहरेगी, उनका मुकद्दर जेल ठहरेगा या इस तरह की कुछ बातें। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर वाकई अफसरान खौफ में मुब्तला हैं तो क्यों, अगर किसी का एहतसाब किया जाता है और मेरिट पे किया जाता है तो उसमें फिर खौफ तो नहीं होना चाहिए बाकियों में। आपको इस कॉलम की क्या समझ है सदीक, फिर बाकी तीनों मेहमानों से पूछूंगी। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी खबर है, कोई छोटी बात नहीं है कि अफसरान डर रहे हैं। देखें बात यह है, मुख्तसर इसमें यह है, पहली बात तो यह है कि जो ईमानदारी से काम करता है उसको डर और खौफ नहीं होता कि वो कल को उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम आएगा। जो ईमानदारी के साथ काम करता है उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि वो कहें कि जी कल को हमारा भी अंजाम होगा। फवाद हसन फवाद का केस अगर वो पढ़ लेंगे तो जिस जिसके करतूत फवाद हसन फवाद जैसे होंगे तो उसका अंजाम बिल्कुल यही होगा, बल्कि इससे भी बदतर होना चाहिए। अगर आप वो उनका केस पढ़ लें कि उनके जिस तरह से एहसास बड़े हैं और उसको जो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, कहीं से तो वो पैसा आया है। हाँ, कुछ केसेस में ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेट ने जो फैसला है वो नेक नियति के साथ किया, लेकिन वो फैसला प्रोसीजरल गलतियां हुई, उसको भी नैब ने टेकअप कर लिया और टेकअप करने के बाद उस ब्यूरोक्रेट को जलील किया गया। तो नैब की जानिब से भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब तो वैसे खैर मामला दीगर फोरम्स पे चले गए, लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो ईमानदार होगा वो जुर्रत के साथ काम करेगा, उसको कोई डर और खौफ नहीं होगा। और अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं होगा, जाहिर है अब तो मामला जो हैं वो नैब के पास से जो प्रोसीजरल चेंजेस वाले हैं वो चले गए हुए, तो अब तो वैसे उनको कोई मसला नहीं रहेगा। अच्छा निसार चीमा साहब, आपकी भी राय क्या जावेद चौधरी साहब वाली है कि जी अगर बाकी सब लोग डर हैं तो सही डर है, फवाद हसन फवाद जो है या इस तरह के जो लोग हैं उनके से वाकई बड़ी ज्यादती, बड़े हीरो थे वो? देखिए बात यह है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो तो देखिए हर हुकूमत के साथ वो काम करते हैं, लेकिन काम लेने वाले पे डिपेंड करता है। जी शहबाज शरीफ को काम लेना आता था, अब ये कि जो वसीम अकरम प्लस हैं वो क्या काम लेंगे, उनको बेचारे को उनको सिस्टम का पता ही नहीं है। देखिए नाअहली और बदइंजामी जो है इस कौम इस हुकूमत के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो क्या उन्होंने क्या किसी से काम लेना है। दूसरी बात यह है कि आप BRT की आपने बात की, आपने एक साफ़ी की बात की, जावेद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं। एक और साफ़ी जो है डॉक्टर फिज़ा, एक और साफ़ी जो है सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि BRT पेशावर और ये जो है ये मालूम जब्बा लोग इसको भूल जाएंगे जब बिलियन ट्री का जो है सारा एक्सपोज होगा कि वहाँ क्या क्या घपले धांधलियाँ हुई हैं और क्या करप्शन हुई है। ठीक है जी, आपकी तरफ आऊँगी रमेश कुमार साहब। अगर जिस तरह ये कह रहे हैं चीमा साहब, सही मतलब कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आप बता दें। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इमरान खान साहब ने तो कहा था एहतसाब तो फिर अगर करना पड़ेगा तो फिर मैं कहूँगा मुझसे शुरू करो, फिर क्या अंजाम होगा ऐसे लोगों का? मतलब छोड़ेंगे तो नहीं ना खान साहब, अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो सच बताऊं आपके प्रोग्राम की, अगर आप कहेंगी कि आज सारे प्रोग्राम की अच्छी बात, तो इस सेगमेंट के अंदर जो सदीक ने बात की है बहुत परफेक्ट बात की है। और ईमानदार जो बंदा होगा उसको एक करेज होगा, उसको किसी किस्म का डर नहीं होगा। ईमानदारी में रहते हुए अगर किसी ने ऐसा कोई काम किया है पब्लिक कैसा डर फिर के फैसले के मुताबिक पब्लिक के फेवर में, तो मैं समझता हूं उसको दाद देनी चाहिए कि वो अपनी ईमानदारी के साथ थोड़ा सा रूल से हटके भी उन्होंने कोई फेवर दिया है। यानी फिर रमेश कुमार साहब जावेद चौधरी साहब से पूछना चाहिए कि कौन सा ब्यूरोक्रेट था जो आपसे मिला और तो क्यों डरा हुआ था, फिर जितने भी डरे हुए हैं के अंदर प्लाजा है वो भी 1 अरब से ज्यादा का प्लाजा है जो बिक रहा है। देखिए जो इस प्रोग्राम में है नहीं उसके ऊपर हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, मगर उसके कालम को आपने डिस्कस किया तो उस हवाले से मैं कहूँगा कि कालम के हवाले से जो सदीक ने जवाब दिया उसके पैरा के ऊपर वो ज़्यादा सही दिया है। बेहतरीन जवाब है, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब कॉलम आ गया तो फिर पब्लिक हो गया ना वो, तो उस पर तो हम बात कर सकते हैं। जी जी, वो ब्रिगेडियर बिल्कुल गजनफर सही है। साहब। और जो ईमानदार बंदा होता है उसको आपका डर नहीं लास्ट होता कमेंट। है फिजा, उसको किस चीज का डर, मगर जो ये बेईमान बात तो होता आपने है बहुत उसको जरूर अच्छी- पकड़ा बिल्कुल। जाता है। नहीं, मेरे मगर ख्याल ये नैब के रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है जी। देर आए दुरुस्त आए, मगर ब्रिगेडियर कम से कम गजनफर अब साहब, सारी आखिरी एक पॉलिटिकल से डेढ़ पार्टी मिनट है, बैठे आपका लास्ट और कमेंट चाहूंगी, तो मुझे कंसेंसस के क्लोजिंग साथ पे आगे जाना है। बढ़े। ये मुल्क के लिए भी अच्छा है, डॉक्टर सिस्टम के साहब, लिए डॉक्टर भी साहब, अच्छा है। ब्रिगेडियर साहब का कमेंट चाहिए मुझे। जी जी, नहीं, ब्रिगेडियर उसमें साहब। देखिए, ये तो एक बड़े मिनट है अरसे- गजनफर साहब। बड़े अरसे से ना काम करने की यही फिजा और यही प्ली जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने, या वो लोग जो अगर ब्यूरोक्रेसी ना भी कहे तो चीज़ को कन्वे करना चाहते हैं हुकूमत को, किसी के कंधे पे बंदूक चला के, तो उन सब ने यही प्ली ली हुई थी कि जी नैब का खौफ है तो ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते। सारे काम गलत तो नहीं होते, काम बड़े प्रोसीजरल काम भी चलते हैं। बिल्कुल। अगर आप प्रोसीजरल काम भी ना करें तो फिर तो आप हराम की तनख्वाह ले रहे हैं ना। तो क्या लोगों ने हराम की तनख्वाह लेनी शुरू कर दी है? और वो अगर आप काम नहीं करेंगे तो घर लेके जाएंगे ठीक तो वो है। तो हराम होगा। तो प्रोसीजरल चीज़ें तो चलनी चाहिए। हाँ, उसमें इनिशियली मेरे ख्याल चलिए, नैब अब आप ने सब भी आराम के करें लॉ क्योंकि में एक क्लोजिंग का कह enactment दिया जरूर गया। होनी तमाम चाहिए थी कि मेहमानों अगर का कोई बहुत शुक्रिया। डॉक्टर को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नाजरीन कल सेम टाइम सेम चैनल का जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।